देखिए हाई स्कूल की क्लास में हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा था वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.2 हो चुकी है, प्रश्नावली 1.3 पढ़ाई जाएगी, जिसमें मेन बात आपको ये है, उसमें आपको ये सिद्ध करना बताया जाएगा कि जैसे कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उस पर रूट लगा दिया जाए तो वही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना होगा। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए कुछ हम सिद्ध करके बताते हैं कुछ सवालों को, जिसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि √3 को सिद्ध कर रहे हैं, फिर √5 को और फिर √7 को। इन 3 सवालों को जो पूरी तरीके से समझ लेगा तो कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला सवाल होगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। देखिए पहले हम √3 को सिद्ध करते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सर्वप्रथम, चूंकि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन हमें सिद्ध करना है तो इससे हमें उल्टा मानना पड़ेगा, तब तो सिद्ध होगा ना। तो सबसे पहले हम यह मानेंगे कि दिया गया कथन असत्य है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि दिया गया कथन असत्य है। जब हम असत्य मान लेंगे तो √3 क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। पहले सुन लीजिए बात को। फिर 2 पूर्णांक P और Q लिए जाते हैं, इनका अस्तित्व इस प्रकार होता है कि √3 सिद्ध करना है तो √3 बराबर लिखेंगे P/Q। चलिए करते जाते हैं हम। सर्वप्रथम यह माना, सर्वप्रथम यह माना कि दिया गया कथन असत्य है। सर्वप्रथम क्या मान लिया बेटा हमने कि दिया गया कथन असत्य का मतलब क्या है? गलत है। जब हमने असत्य मान लिया तो अतः √3 क्या हुई? एक, बोलिए क्या हुई? परिमेय संख्या। जब हमने असत्य मान लिया तो देखिए इसके बाद 2 पूर्णांक P और Q लिए। 2 पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, इसी चैप्टर के पहले वीडियो में हमने सब कुछ बताया था, जहां पर हमने आपका परिचय वास्तविक संख्याओं से, मतलब वास्तविक संख्याओं का परिचय कराया था आपसे। तो देखिए माना 2 पूर्णांक P और Q है। माना 2 पूर्णांक P और Q है, जिनका अस्तित्व इस प्रकार है। 2 पूर्णांक P और Q हैं, जिनका अस्तित्व इस प्रकार है कि √3 बराबर P/Q। एक सवाल समझ लेंगे, सब उसी तरीके से होंगे। जैसे इसमें √3 लिखेंगे तो उसमें फिर √5 लिख देंगे, फिर √7 लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे जहां P और Q का कोई समापवर्तक नहीं है, लिख दें, चाहे लिख दें महत्तम समापवर्तक नहीं है। जहां P और Q का कोई समापवर्तक नहीं है, लिख दें, चाहे लिख दें महत्तम समापवर्तक नहीं है। महत्तम समापवर्तक का मतलब मासा, मतलब P और Q जो 2 पूर्णांक है, इनका कोई मासा नहीं है, ऐसे हमने माना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3, P का स्क्वायर P², Q का स्क्वायर Q²। यहां से देखिए बेटा P² बराबर क्या आ जाएगा? 3Q²। इसको समीकरण 1 डाल दिया। अब लिखेंगे एक और पूर्णांक R लिया, जिसका अस्तित्व इस प्रकार है। एक और पूर्णांक
एक और पूर्णांक r लिया जिसका अस्तित्व माने क्या होता है? महत्व। अस्तित्व इस प्रकार है। किस प्रकार है बताइए? P बराबर 3r। अगर √3 को सिद्ध करना है तो P बराबर 3r लिखेंगे। √5 को सिद्ध करना होगा जब तो P बराबर 5r लिखेंगे। इसको समीकरण 2 डाल देंगे बेटा। समीकरण 2 डाल दें या फिर अभी ना डालें, लिख दे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? p² बराबर 9r²। p² बराबर 9r²। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। क्योंकि बाएं पक्ष बराबर है इसलिए दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तुलना करने का मतलब होता है बेटा भाग देना। समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो p² से p² कट जाएगा। 3q² बटे 9r² होगा कि नहीं होगा? जब त्रिज्या का गुणा हो जाएगा तो 9r² बराबर 3q² आ जाएगा। ये मतलब होता है। लेकिन सीधे तुलना का मतलब समझ लीजिए, अगर बाएं पक्ष बराबर हो तो दाएं पक्ष बराबर कर दिए जाते हैं और दाएं पक्ष बराबर हो तो बाएं पक्ष बराबर कर दिए जाते हैं, क्योंकि भाग देने के बाद फिर वही होने वाला है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर देखिए, समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 3q² बराबर 9r²। 3 का भाग चला जाएगा इसमें तो q² बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 3r²। कट नहीं जाएगा। 3 3 9। समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 में संख्या 3 p को विभाजित कर रही है। देखिए यहां से अगर 3 गुणा में 1 में चला जाएगा भाग में, किसको विभाजित करेगा? p² को। अगर कोई संख्या p² को विभाजित कर रही तो वो p को भी विभाजित करेगी। किसको विभाजित करेगी? p को। इसी तरीके से यहां पर देखिए संख्या 3 ऐसी है बेटा जो q² को विभाजित कर रही है। किस समीकरण में? 3 में। जब q² को विभाजित कर रही है तो किसको विभाजित करेगी? q को भी विभाजित करेगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3। यहां पर लिख दें समीकरण 1 में संख्या 3 p को विभाजित कर रही है। p को विभाजित कर रही है तथा समीकरण 3 में संख्या 3 किसको? q को। अरे देखो ना यहां से 3 इधर गुणा में इधर का में आएगा भाग में, तो q² को विभाजित करेगा। तो अभी हमने बताया है, q² को विभाजित करेगा तो किसको विभाजित करेगा? q को भी। संख्या 3 q को विभाजित कर रही है। तो आपने ये देखा, क्या देखा? संख्या 3 ऐसी है कि वो p को भी विभाजित कर रही है और q को भी विभाजित कर रही है। दोनों में मिल रही है। पिछले वाली प्रश्नावली में आपने पढ़ा कि जो दोनों में मिले वो क्या होता है? मासा। 2 पद हो दोनों मिले तो क्या होता है? मासा। 3 पद हो तो तीनों मिले तो क्या होता है? मासा। तो संख्या 3 ऐसी है जो p को भी विभाजित कर रही है और q को भी विभाजित कर रही है। इसका मतलब 3 ऐसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? तो अतः p और q का मासा क्या हुआ? अतः p और q का मासा 3 है या हुआ, जिसने हमारी परिकल्पना का क्या कर दिया? विरोध। जिसने हमारी परिकल्पना का विरोध कर दिया।
या विरोध किया, इसलिए √3 एक परिमेय नहीं। जब विरोध कर दिया तो इसका मतलब बात गलत है कि नहीं। अतः √3 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या ही होगी, बल्कि अपरिमेय संख्या ही होगी। ये रहा आपका पहला सवाल। अब देखिए दूसरे सवाल को इसी भाषा में समझ लीजिए। दूसरा सवाल अब हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम। सर्वप्रथम यह माना कि दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। जब असत्य मान लिया तो इसका मतलब √5 क्या है, परिमेय संख्या है। दो पूर्णांक P और Q लिए, दो पूर्णांक माना, दो पूर्णांक P और Q हैं, जिनका अस्तित्व इस प्रकार है कि √5 बराबर P/Q, जहां P और Q का कोई महत्तम समापवर्तक नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 5। एक और पूर्णांक R लिया जिसका अस्तित्व इस प्रकार है कि P बराबर 5R, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P² बराबर 25R²। समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे आप तो 5Q² बराबर कितना आ जाएगा 25R²। 5 से कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। समीकरण 1 में संख्या 5 P को विभाजित कर रही है और समीकरण 3 में संख्या 5 Q को विभाजित कर रही है। अतः P और Q का मासा 5 है। जिसने हमारी परिकल्पना का विरोध किया था √5, थूंग लगा के ना मिटार दो तुम। अतः √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया। अब देखिए √7 को करना है, कितनी आसानी से तीसरा सवाल हो जाएगा। आपको हर सवाल अलग अलग करना होगा, समझ रहे हो। उसी में थोंग लगा लगा साफ साफ करके न कर ले। सर्वप्रथम यह माना कि दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। अतः √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना दो पूर्णांक P और Q हैं जिनका अस्तित्व इस प्रकार है कि √7 बराबर P/Q, जहां P और Q का कोई महत्तम समापवर्तक नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। एक और पूर्णांक R लिया जिसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि P बराबर 7R। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P² बराबर आ जाएगा 49R²। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ पर होगा 7Q² बराबर 49R²। 7 से कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 7R²। समीकरण 1 में संख्या कितनी 7 P को विभाजित कर रही है और समीकरण 3 में संख्या 7 Q को विभाजित कर रही है। अतः P और Q का मासा 7 है, जिसने हमारी परिकल्पना का विरोध किया। अतः √7 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। अब आप बड़ी आसानी से √11, √13, √17, √19, √23, √29 कोई भी संख्या करनी हो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो।